अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद स्टूडियो में खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ दे रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हर शख्स इस मुल्क में जो अवाम है उस वक्त उनके जहन में एक ही ख्याल है, और वो ये है कि अपने महीने के खर्चे को वो कैसे चलाएंगे। ख़ास तौर पे जब कल आधी रात के करीब दोबारा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे कोई 24 रुपये फ़ी लीटर ये कीमत बढ़ी है। और कल बड़ी स्ट्रेटेजिक वैसे बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले ये खबर चलवाई गई कि शहबाज शरीफ साहब ने मुस्तरद कर दिया है कि कीमतें नहीं बढ़ेगी पेट्रोल की, तो लोग ज़रा आराम से बैठ गए। और फिर 12 बजे से तकरीबन आधा घंटा पहले ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया। प्रॉब्ली शायद ये चाहते थे कि पेट्रोल की पंप्स के ऊपर ये लंबी लंबी लाइनें ना हो, लेकिन बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत फिर मज़ीद बढ़ चुकी है। ये ऐलान कब किया, कैसे किया और क्या कहा मिफ्ता साहब ने, ज़रा सुनिए। कल से जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीज़ें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी कि रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे हो जाएगी। और LDO की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। कि हमें पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है पेट्रोल का जितना भी खर्चा है वो सारे का सारा अब आवाम के ऊपर वो डाल दिया गया है, और कह रहे हैं कि मजबूर हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम सोशल मीडिया की एज में रह रहे हैं। अब अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से हम भूलना भी चाहें तो हमें भूलने नहीं दिया जाता, क्योंकि शहबाज साहब ने तो जो कीमतें बढ़ाई हैं, उनके भाई नवाज शरीफ साहब ने एक मौके पर बताया था कि जब ये डाके मारे जाते हैं तो वो कैसे मारे जाते हैं और कौन मारता है, किस वक्त मारे जाते हैं। पेट्रोल की कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कहते रहे थे, ज़रा ये सुनिए। रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है ये जो उन्होंने रात को मारा है। सो पता नहीं किस हुकूमत की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल भी हुकूमत ने रात को बहुत सारी कीमतें बढ़ाई हैं आधी रात के वक्त ही। तो क्या ये उस डाके को इस डाके से मिलाया जा सकता है? बहरहाल ये PMLN इसकी क्लैरिटी दे। शुरू करते हैं इस आगाज़ से। मेरे ख्याल चौधरी साहब से आगाज़ करें कि वो महंगाई से बहुत ज़्यादा मुतासिर लग रहे हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और वो बड़े परेशान भी है। चौधरी साहब नहीं, पहले इन्होंने ये हरकतें देखें। जब ये प्री बजट इन्होंने एक सेमिनार किया बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठे करके, तो पहले ये मिफ्ता इस्माइल जो ये तकरीर करते करते वो तीसरी लाइन में जो बैठे हुए हैं उनको तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कीमतें बढ़ेंगी और हाँ। तो फिर शाम को हमारे पीछे पड़ गए कि ARY जो है वो झूठ करके खबरें दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इन्होंने 10 दिन में क्या हरकतें की है। और कल पहले ऐलान कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इजाफा मुस्तरद कर दिया और 11:30 बजे उन्होंने इजाफा जो है कबूल कर लिया। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मैं कह रहा हूँ लोग जो हैं इस वक्त दाड़े मार मार के रो रहे हैं, अपने रिक्शे जला रहे हैं, अपना सोच रहे हैं कि जो 500 का हमारा बिल था वो 1000 का वो 3000, तो हम दफ्तर जाया करें या घर से ऑपरेट करें। और अब पैदल ही आया जाए, साइकिल पर जाया जाए। और जो देहात है वो कहते हैं हम पैदल या गधा गाड़ी या रेड़ा या बैलगाड़ी किस पर सफ़र करें। ये तो मेरा ख्याल है आपके वो जो परवेज़ मुशर्रफ को कहा था ना कि आपको पत्थर के ज़माने में हम भेज देंगे अगर हमारे साथ खावर घुमन साहब, मेरा तो ख्याल है तुसी उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा, तुसा कौम नू पत्थर पेट से पत्थर बनन दी और पत्थर के ज़माने च भेज दिता।
اصل میں چوہدری صاحب اکثر لوگ آج کل سوال جو پوچھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر بھی اور عام عوام میں بھی اور ان کے لوگ بھی کہ کیا وجہ بنے گی جب یہ ساری چیزیں فرض کریں ان کو پتہ تھا کہ یہ معاشی طور پر حالات بڑے خراب ہیں تو حکومت کیوں لی؟ اور کچھ لوگ یہ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، یہ بیچارے جو ہے نا لا علمی کے اندر مارے گئے. یہ بالکل اس میں کوئی لا علمی نہیں تھی. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ there is always method to the madness. ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد بڑے ہی اچھے احسن طریقے سے اس میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں. مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی تھا. مقصد تھا ان کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے خاص طور پر ایف آئی اے کے حوالے سے، وہ ایویڈنس اتنا زیادہ تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت قائم رہ جاتی تو وہ اپنے منطقی انجام تک وہ اس کیس کو پہنچنا تھا. اس کیس کے حوالے سے اب جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے انتقال ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نیب کے قانون کے اندر جو ترامیم کروائی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ جو الیکشن ای وی ایمز کا معاملہ ہو یا اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کا معاملہ ہو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لہٰذا وہ جس مقصد کے لیے اس حکومت میں آئے تھے اور یہ مشکل معاشی حالات جو کہتے ہیں نا کہ ان کو علم نہیں تھا، علم تھا، وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں. باقی جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام تو بھوگے ہی رہے ہیں. اور باقی جو آج ہم نے سنا، مرجم صاحبہ کو بھی سنا، ان کے باقی وزراء کو بھی سنا، اب ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جو کفایت اشاری جو ہے اس کے اوپر عمل کریں. 3 کپ چائے پیتے ہیں تو 1 کپ چائے پی لیں. اگر 4 بائی 1 روٹی ان کو مہیا ہے تو 1 روٹی کے 4 حصے کر لیں. اب اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کر ایسا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی باتیں سنیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے کہ رشیا سے اگر آپ کو کچھ چیزیں مل رہی تھیں، آئل مل رہا تھا، گیس مل رہا تھا، آپ کو گندم مل رہی تھی اور اس حوالے سے معاملات بھی آگے چل رہے تھے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. امریکنز آپ کو اس گروپ میں جاتا نہیں دیکھ سکتے. آپ امریکنز کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں، وہی سارا معاملہ ہے. باقی جو عوام ہے، اگین بس اللہ ہی رحم کرے عوام کے حالات کے اوپر. میں تو یہ سوچ کر خاص طور پر چوہدری صاحب ہمارے جو کسان ہیں ہمارے ایریے میں، ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے یار. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ مجھے گھر تک سے لے کے نا دفتر تک یا سائیکل پر آنا چاہیے یا پیدل آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یار یہ ان کو اللہ نے دیا بھی ہوا ہے اور ان کے ساتھ ارینجمنٹ بھی ہے، بٹ اسٹل ہمارے ساتھ دکھانے کے لیے سولیڈیرٹی، یہ سولیڈیرٹی تو یہ پیدل آ جا رہے ہیں یا سائیکل رکھی ہوئی انہوں نے. جی یہ ذرا مشورے کے جو ہمیں دے رہے ہیں کفایت شعاری کے حوالے سے ذرا پہلے وہ سن لیتے نا چودھری غلام حسین صاحب. وہ اس کو ہم نے پورے مشورے نکال کے رکھے ہیں اور وہ مشورے دینے میں اور اپنے جو خود کے ہر روز کے اقدامات میں یہ فرق کتنا ہے اگر ہم یہ آپ کو دکھائیں. سب سے پہلے تو جی میرا خیال ہے جو سب سے پرسنلی ہر پاکستانی نے محسوس کیا کہ بھائی دے فیل اٹیکڈ، وہ تھے احسن اقبال صاحب کا وہ بیان. کیونکہ چائے جو ہے ہمارے ملک میں یہ ایلیٹ کا مشروب نہیں ہے سر. چائے ہمارے یہاں مزدور کا مشروب ہے، چائے ہمارے یہاں غریب آدمی کا مشروب ہے جس میں اس نے چینی ڈال کے اپنی تمام غذائی ضرورت مکمل کرنی ہوتی ہے. تو چائے کے کپ کم کر دے، یہ احسن اقبال صاحب میں نے ایک بات ایڈ کرنی ہے پھر آپ چلے جائیں جی بتائیں مشوروں پر. جی بتائیں. وہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں نا، معاف کرنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سے پہلے لوگ پکڑے گئے تھے نا انہوں نے کھرا نہیں مٹایا تھا. دے ڈیڈ ناٹ کور دیئر ٹریک. ہم تو سیانے ہیں، 30-40 سال سے ہمارا یہی کاروبار ہے. عمران خان کے پاس اناڑی تھے، وہ سپن دینے میں، وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے میں، لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں نااہل اور ناکام تھے. ہم جو ہے نا کریں گے ایسے حرکتیں کریں گے اور اس کو لوگوں کو بیچ دیں گے. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ جاگ چکی ہے اور وہ ایک بچہ جو ہے نا وہ بھی آج مطلب میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. قوم جاگ گئی، قوم عمران خان کے پیچھے ہے، قوم عمران خان کی بات بھی سن رہی ہے، جلسے جلوسوں میں بھی آ رہی ہے، لیکن جو طاقتور حلقے ہیں، پچھلے دنوں لانگ مارچ تھا، ایسا پھینٹا لگا پورے پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر بھی آپ نے دیکھا. تو بیچاری عوام اب کس طرف جائیں؟ جو حکومت ہے وہ بات نہیں سن رہی، عمران خان کی بات وہ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں نہیں سنی جا رہی. تو پھر عوام جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے خدا نخواستہ
کیا ہم واقعی سری لنکا بننے جا رہے ہیں کہ کل کلاں کو جب کہیں سے کوئی پرسان حال موجودہ عوام کا نہیں رہے گا تو پھر عوام اپنے تئیں باہر نکلیں گے تو خدا نخواستہ حالات کس طرف جائیں گے؟ آپ ہی ہمیں کچھ گائیڈ کریں. آپ ماشاءاللہ 4 دہائیوں کا آپ کا جرنلزم کا ایکسپیرینس ہے. جب حکومت کوئی لائن نہیں دیتی، حکومت کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں لی جاتی، متعلقہ حلقوں کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں لی جاتی، تو پھر بنے گا کیا اس ملک کا؟ نہیں خاور گومن صاحب بڑی کلیئر بات ہے. میں جو آپ کو کہا نا کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کھرا نہیں سی مٹایا تاں پڑے گئے سر. ہم نے سارا ٹریک کور. جب ان کو آپ کو یاد ہے 10 15 20 دن پہلے ان کو کہا گیا بھائی آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں اور موڈیلٹیز وغیرہ طے کر کے اسمبلی توڑ دیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، وہ اٹ ول ٹیک کیئر آف تھنگس، اور اس کے بعد جو جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا وہ کام کرے گا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کی تھا. انہوں نے کہا ہاں یہ حلوہ کھاؤ گے تو انہیں اگے ڈیش پھر انے کالی بنے ہیں کہ حلوہ بھی نہیں کھانا. یعنی اتنے ہم نے پاپڑ بیلے، انٹرنیشنل کانسپریسی، لوکل کانسپریٹرز، لمبے لمبے نوٹوں کے بیگز اور پورے منصوبے بڑھا کے جو ہم آئے ہیں تو 1 مہینے 2 مہینے بعد ہم گھر چلے جائیں. نو، ہم بوجھ لا دیں گے لوگوں پر اور اگست 2023 تک تو اس اسمبلی کا مینڈیٹ ہے. اس کے بعد انڈر دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے پاس پاور ہے کہ وہ اپنی اگر ضرورت پڑے تو 1 سال ایکسٹینڈ کر لے اپنی ٹرم. جی تو یہ ان چکروں میں پڑ گئے ہیں. نہیں صاحب، میں آپ کو ایک اور سٹوری بتاتا ہوں. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہماری ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. سٹوری یہ ہے کہ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی نون لیگ کے اندر کہ جی حکومت میں آ جانا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، تو پارٹی کے اندر جو لوگ جو ہلکے کی پالیٹکس کرتے ہیں انہوں نے کہا جی حالات جس طرف ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سال کے بعد الیکشن میں جانا ہے اگلے سال اگست کے اندر، تو عمران خان کو بھگتنے دیں. تو میری اطلاع کے مطابق محترم شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پھر بڑے بھائی سے کے سامنے انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر جو زوم کانفرنس ہوئی وہاں پہ انہوں نے آہو یاری کی، جناب اعلیٰ اگر عمران خان رہ گیا تو پھر ہمارے خاندان کا کیا بنے گا؟ سیاست تو ہوتی رہے گی. فی الوقت جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں نا، ہمارا مسئلہ ہے ہمارے کیسز کا. اور ظاہر ہے اس طرف زرداری صاحب کا بھی کچھ جو اپنا پورا گروپ تھا جس میں خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف وغیرہ، جن تمام لوگوں کے نیب کے اندر معاملات ہیں. انہوں نے بلکہ اگر پی ایم ایل این والوں سے بات کریں انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک گھیرا لگا کے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ یہ وقت ہے حکومت لینے کا، یہ کیسز ختم کروانے کا. سو چوئی صاحب یہ تو تجربہ کار لوگ تھے، یہ تو 30 سال سے ان سم ہوئے یہ اس سسٹم کو سمجھ. خان صاحب کے اوپر سب سے بڑا جو کرٹیسزم تھی نا وہ تھی کہ ان کو سسٹم کی سمجھ نہیں ہے. تھوڑی سی خبر لے لیں. ہاں جی پلیز. وہ ان کے میرے بڑے قریبی دوست ہیں جیسے خاور گومن صاحب کے بھی بڑا انہوں نے کئی سال کام کیا اکٹھے. تو میں نے کہا یہ کیوں شہباز شریف نے اس نے اپنی گردن پھنسائی ہے، یہ چاہ کہ میں وزیر اعظم بن جاواں، وائی ڈیڈ ہی ڈو واٹ ہی ڈیڈ، اور کیوں ایکسیپٹ کیا. تو انہوں نے کہا میں نے تو ان کو پوچھا شہباز شریف صاحب کو جو وزیر اعظم ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت نہیں، پہلے نہیں، جب بن چکے تھے، کہ جی آپ نے ان حالات میں جو اپنے منہ پر کالک ملنے کے لیے یہ ساری گورنمنٹ جو ہے لے لی ہے اور 13 پارٹیاں اور پتہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا اب نام میں نہیں دوں گا کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ تمہارا مطلب ہے کہ میں جیل چلا جاتا خاندان سمیت اور سزائیں کھا کے بیٹھ جاتا. دس از دی کریکٹس آف دی میٹر. یہ نہ ان کو لوگوں کی مہنگائی، نہ گڈ گورننس، نہ ملک کے مفادات، نہ روس سے جو سستی چیزیں لینا، نہ امریکہ سے تعلقات نارمل کرنا، نہ ہندوستان کو آنکھیں دکھانا، ان کا کوئی مقصد نہیں. صرف ایک کہ مقدمے ختم ہو جائیں، گلیاں ہو جائیں سنجیاں، اسی دوبارہ چوئی صاحب. لیکن اصل سٹوری تسی دس نہیں رہے کہ ان کرنا کیجئے، مطلب اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب حکومت کے جو وہ ہتھی کرنی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا. اب دوسری طرف خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی بات بھی کسی جگہ پہ نہیں سنی جا رہی. تو یہ ملک کا کیا بنے گا؟ سنی جا رہی یار. میں نے کل بھی آپ کو کہا ہے ہی ہیز آلریڈی ون. اب مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے ٹائمنگ کے اوپر بات چلی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کرنا ہے.
कोई मतलब है ओवर मेट्रो बस चल रही है, या मेट्रो बस चल रही है, नहीं, आज उससे का नहीं। एयर कंडीशन सर कोई मसला ही कोई नहीं है, कोई उसमें खर्चा भी तो ज्यादा नहीं हाँ, होता। और कोई किराया भी जो है वो और शहबाज शरीफ साहब से कहते हैं कि वो उन्होंने रमजान के दौरान मुफ्त चलाई थी, हम कहते हैं कि वो मुफ्त चला दें, तो वो भी हम कोई हल कर निकाल लेते हैं उसका, आप हुक्म यार करें। वो तो आपके जो मिफ्ता साहब है ना और मियाँ साहब हैं, मेरा बड़ा उनसे ताल्लुका रहा है, मैं ख़राब नहीं मज़ीद करना चाहता। शहबाज शरीफ से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और बल्कि एक दफ़ा लिखा कि तिल कब्र की मिट्टी तक ताल्लुकात रहेंगे, तो मैं मतलब उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बात यह है कि इनके बस का रोग नहीं है। तो ये तो खान तजर्बाकार साहब ने लोग हैं अब- ना चौधरी साहब, खान ये तो साहब ने सिस्टम। नहीं एक सर जस्ट सेकंड, आप खान साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको हतमी तौर पर कह रहा हूँ, जिस दिन खान साहब ने हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया, दैट विल बी एंड ऑफ इट। अब किसी ने लाशें नहीं गिरानी, और ये भी हमेशा के लिए नोट कर लें। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ Please, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ इस्लामाबाद वो फैंटी लगी सी, हमें पता है वो जिस तरह के वो शेलिंग हुई जहाँ पे जो डंडा इस्तेमाल किया गया। अब आपको क्या बताएं, वो रात जो मुश्किल तरीन रात इस्लामाबाद के लोगों के ऊपर गुजरी, खासतौर पर डी चौक के इर्द गिर्द, तो आपको पता है इतनी शेलिंग हुई थी उस रात। मेरे ख्याल में मारिया भी यहाँ से जी, हम लोग आसपास से ट्रांसमिशन गुजर कर हुआ था, लोगों का तो सांस लेना दोबर हो गया था। तो ये ना दोबारा से हिम्मत बता के आप खान साहब को भिजवाएं आगे, और बाद में पता चले कि पीछे कोई बंदा ही कोई नहीं खड़ा। पुलिस जो है वो तो 5 से 10 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं ले सकती या दे सकती। 10 से 20 जो है सिविल आर्म फोर्सेस है, और 20 से 50 के दरमियान कहीं होता है दूसरे। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, ना आएगी। और पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम या खां उनको पावर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे 71 में, तो उन्होंने वहाँ कसूर में एक सिनेमा हॉल में बंद गली में बंद जगह पर ना, चार दीवारी के अंदर उस वक्त अलाउड था, तो ये उधर जलसा किया, तो मैं वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने कहा या खान सुन लो, फ़ौज जो है लोगों पर गोलियां नहीं चलाएगी। तो लेकर जब अपने ऊपर आई 77 में, तो फ़ौज ने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया, और फिर आपको पता जो हुआ। तो आज भी लोगों को बड़ी गलतफहमी है, फ़ौज और अवाम एक हैं। मैंने कल भी बड़ा ज़ोर देकर बात की थी, अभी भी मैं कह रहा हूँ, राब्ता भी मैंने ये भी कहा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के आदमी इनकी सेंट्रल लीडरशिप के एक साहब के घर गए हैं, और उनको आम हो दे सकता आए है ना, उनका उन्होंने जाती हमें नहीं ताल्लुक दिए। वास्ता हो, क्यों मारिया वो वैसे उनकी तीमारदारी करने गए हों, और हम खुशफहमी में हो गए होंगे, जो राब्ता हो गया है, पैगाम रसानी हो गई है, क्योंकि जब तक कंक्रीट टर्म्स के अंदर कुछ चीजें सामने आएंगी चौधरी साहब, उस वक्त तो मेरे नहीं, ख्याल में सामने आने दे। ये मारिया यहाँ अनाउंस करेगी अच्छा, चले हम कि स्टोरी जी ब्रेक सारी करेंगे पार्टियां स्टोरी मारिया के इलेक्शन साथ। कराने पर- पर मुतफिक हो गए पर हैं। चॉइस साहब, वो तो खान साहब भी तो कहते हैं ना कि मेरा एतबार नहीं रहा। वो पिछले कुछ हफ्ते पहले आपका भी थोड़ा एतबार इधर उधर डावाडोल हो गया मेरा था। तो अभी भी किसी पर एतबार नहीं आपने है, आपने टीवी नोट पे नहीं किया। नहीं, मैंने कहा कि मेरा किसी पर भी एतबार नहीं है। ठीक है, तो फिर इस वक्त इतनी बेतबारी की सूरत हाल में चॉइस साहब, फिर ये जो पैगामात हैं इन पे एतबार करना भी बड़ा मुश्किल है ना। हाँ, एब्सोल्युटली नो पेशेंस फॉर एनी पर्सन हु टेल्स मी लाइज इन वन फॉर्म और द अदर। होना भी नहीं चाहिए। चले एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारी हमारे पास इस हवाले से गुफ्तगू है। आज खान साहब ने जो दोबारा हाई कोर्ट बार से खिताब किया, फिर जो मशवरे दिए जा रहे हैं कि भाई आप ऑस्टेरिटी करें, तो ख़ुद भी अपने इक़दामात से भी ये दिखाना चाहिए हुकूमती वज़रा को कि भाई ये ऑस्टेरिटी, ये ड्राइव का वो हिस्सा बन रहे हैं। ब्रेक के बाद पे बात होगी, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। महंगाई और पेट्रोल बढ़ने का जो बयानिया है, अब इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है पीएमएलएन को, ये संभालना है, ये संभल नहीं रहा। तो कभी मरीम साहिबा के बयान देती हैं, कभी मिफ्ता साहब, कभी शहबाज साहब ट्वीट करते हैं। मरीम साहिबा ने आज जो बात कही, उन्होंने कहा कि जो कीमतें हैं ये हमने खुद नहीं बढ़ाई, ये वो मुआहदा है जो IMF से इमरान खान ने किया था। पेट्रोल डीजल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज नहीं किया, अपनी तरफ से इजाफी टैक्स अवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी। मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, आज हमें कंटिन्यू मजबूरन करना पड़ रहा है।
अगर ये मुआहदे को तोड़ते हैं या हम IMF का जो इमरान खान ने मुआहदा किया उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। अच्छा, आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए मुआशी टीम का और फिर उसमें तय कर लिया करें कि लाइन क्या लेनी है, पोजीशन क्या लेनी है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब के बयानात इस दौरान बदलते रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि अगर ये इमरान खान वाला मुआहदा करता तो मैं नौकरी से फारिग हो जाता। मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। सो हमें बता दें कि क्या ये इमरान खान वाला मुआहदा है या ये वो मुआहदा नहीं है। एक दफ़ा जो क्लैरिटी जो है वो आपस में पहले अपने बयानात में ले आएँ और उसके बाद जो है एक बयान दें लोगों के सामने। एक कंपैरिजन हम आपको दोबारा दिखाना चाहते हैं, खुद ही आप देख लीजिए कितना फ़र्क है एक ही पार्टी के दो मुख्तलिफ तर्जुमानों की बयान में। अपनी तरफ से इजाफी टैक्स अवाम पर नहीं लगाया, ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी। मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। जनाब, और अभी बाय द वे आज मरीम नवाज साहिबा ने जो बात कही है वो मतलब काफ़ी खौफनाक जो उन्होंने जिक्र किया है वो है कि 300 रुपये होना चाहिए है पेट्रोल असूली तौर पे। इनके मुताबिक जो कीमतें ये सेट कर गए IMF के साथ, आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो 300 रुपये पर लीटर होनी चाहिए। ये है जाल जो वो बिछा कर गए हैं। जनाब, आपको समझ में आई है कि ये इमरान खान वाला मुआहदा है या ये वो मुआहदा नहीं है? क्योंकि मिफ्ता साहब का भी जो बयान है वो थोड़ा मुख्तलिफ था। मरीम साहिबा कुछ और बात कह रही हैं और अभी वो कह रही है कि 300 अगर उस हम फॉर्मूले को फॉलो करें तो 300 रुपये कीमत होगी जी इसमें। अच्छा मरियम, एक तो जो पहले सेगमेंट में हमने बात की ना, मकसद हुकूमत में आने का ये मैशत संभालना तो था ही नहीं। देखें, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जो आखिरी साल होता है वो जो साबिका हुकूमत के अच्छे बुरे काम होता है वो सामने आने होते हैं। उसके बाद अवाम के पास जाते हैं, अवाम अपने वोट के ज़रिए एहतसाब करते हैं। इमरान खान ने अच्छा काम किया होता या बुरा काम किया होता तो अवाम उसके ऊपर जवाब देती। अब मसला ये हुआ है कि अब चूँकि हुकूमत में आ गए, मेरी इत्तला के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल साहब का शुमार उन लोगों में से है जो जब 2018 में ये जब इकॉनमी जिस हालत में छोड़ के गए थे उस वक्त भी उनका ये कहना था कि जो हम करके जा रहे हैं ये अच्छा इस मुल्क के लिए नहीं है। तो वो इस वक्त में भी हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे। शायद खान अब्बासी साहब भी जो मेरी इत्तला है उनका भी ये ख्याल था। अब्बासी साहब तो क्लियर है, अभी भी वो कहते कि नहीं हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। मैं एक अब मकसद ये है कि जो शरीफ ख़ानदान की जो तरजीहात हैं वो मुख्तलिफ हैं। एज ए फैमिली PMLN एज ए पार्टी जो उनके बेचारा जो हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, जो हार्ड कोर पॉलिटिशियन हैं, उनकी तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अब ये जो तजादात इनके बयानात के अंदर आप देखेंगी, इनके पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर जो फैसला साजी है। शाम को ये बताया जाता है जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुस्तरद कर दिए ये जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। रात को जनाब 12 बजे वो जी कर देते हैं। ये तो स्ट्रेटजी थी। चौधरी साहब कोई नहीं समझा पा रहा ये कर क्या रहे हैं जी। चौधरी साहब नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना इस वक्त जिनके पास कलमदान है वजारत खजाना का, हमें एक दिन अफ्तारी पर बुलाया गया और 30 लोग थे वहाँ पाकिस्तान के एंकर्स और एनालिस्ट और एडिटर्स, ठीक है। वो 4-5-6 घंटे जो है सवाल जवाब रहा। वो वहाँ उन्होंने फरमाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने, कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी से हमारी मीटिंग हुई और वहाँ मिफ्ता साहब ने बड़े कैजुअल अंदाज से उन्होंने कहा जी दुआ करें कि नून लीग जो है 2018 के इलेक्शन हार जाए। क्यों कि जो इकॉनमी का बुरा हाल है ये किसी से संभलनी नहीं है, तो ये तो बेहतर है कि हम हार जाएं। तो ये तो इनके अंदाजे हैं। और आज भी मैं हल्फिया कहता हूँ कि लोगों की 2 वक्त रोटी भी पूरी हो सकती है, मुल्क भी चल सकता है, इकनॉमिक्स एक्टिविटी भी जनरेट हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। लेकिन ये लूट मार का एजेंडा, ये फाड़ लो, ये लोगों के उनके मतलब रोटी पर लात मारना और अपने लिए जो है तमाम मुराद इकट्ठी करना। अभी आपने स्टोरी चलाई खावर घुमन कि अपना घर लैके दे, और भाई तू अरबपति करोड़पति आदमी तेनू यही हरकत करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात देखें कि
पार्टी के अंदर जो भी फैसला साजी होती है, पार्टी के अंदर जो भी ज़ाहिर है कोई बहस मुबासा होता होगा ना, आप जुमा 8 दिन पहले आपने लाहौर से मरियम साहिबा ने और मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब मौजूदा चीफ मिनिस्टर, आपने लॉन्ग मार्च किया, महंगाई लॉन्ग मार्च, और उसका मकसद क्या था कि ये जो हुकूमत है वो बड़े गलत फैसले कर रही है। उससे पहले हमने कराची से देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे, PTIMF जो मुआहदा है उसके खिलाफ हम ये मुआहदा कर रहे हैं। आज हमें मरियम साहबा ये बता रही है हम कुछ कर नहीं रहे, रियासत पाकिस्तान है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जाएं IMF के पास जाएं कि हम ये मुआहदा आपके साथ जो आपने किया था हमारे मुल्क के जो इंटरेस्ट के खिलाफ था, हम इसके ऊपर हम नहीं चल सकते। अच्छा वैसे नहीं, एक खाबर फर्क गुमन एक साहब, फर्क है choice माफ करना, आज मारिया माफ करना, जी, जी। मैं कहता हूँ इनके पास अब इमरान खान और असद उमर और शौकत तरीन और शाह महमूद और फवाद चौधरी को फेस करने का कोई इनके पास चेहरा ही नहीं रह गया। क्यों? जो ये उनको कहते रहे, और शौकत तरीन तो इनको खुलेआम चैलेंज दे रहा है कि मैंने जो IMF से मुआहदा किया आओ मेरे से डिस्कस कर लो। उसमें तो कहा था 5 रुपए या पता नहीं कितनी देर बाद वो बढ़ेगा। तो चौधरी साहब 300 वो वहाँ कहाँ से आ शौकत गया? तरीन साहब जो कह रहे हैं मैं सर्विसेज देने के लिए तैयार हूं, तो अपने दोस्तों को बोलें कि कोई माहौल बनाएं ताकि शौकत तरीन साहब जिस माहौल के तहत वो इस मुल्क की मदद करने के लिए तैयार हैं, वो माहौल बन जाए तो वो फिर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि मौजूदा हालात में मरियम साहबा खुद हमें वार्न कर रही हैं कि हालात खराब हो सकते हैं, खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। डिफॉल्ट की मेरे ख्याल में डेफिनेशन मरियम साहिबा को किसी इकोनॉमिस्ट से पता करना चाहिए। डिफॉल्ट के जो असरात किसी मुल्क की सिक्योरिटी पर और ख़ासतौर पर हमारे जैसे मुल्क के ऊपर जो पड़ेंगे, अल्लाह माफ़ करे, ये सोच भी नहीं सकते और ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा मसला फर्क सिर्फ ये है कि ऑपोजिशन और जो हुकूमत है ना उसके अंदर या तो नहीं, यकीनन ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, बिकॉज अगर आपने हुकूमत पहले चलाई हो तो आप हरगिज़ इस तरह के बयानात नहीं दे सकते जब आप ऑपोजिशन में। जैसे कि मैं अब शहबाज साहब का बयान सुनवाने वाली हूँ जिसमें वो कहते थे कि जब एटमी ताकत हैं, एक हाथ में कशकोल होगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी आसानी से ऑपोजिशन में ऐसी बातें कोई भी कर सकता है, जैसे कि शहबाज साहब ने ये बात की सुनी। ये किस तरह हो सकता है कि इस मिनी बजट जो कि सरासर हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे, एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? कभी आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं? जनाब स्पीकर, ये मुमकिन नहीं है। या आप कशकोल रखेंगे या खुदा न खास्ता आप अपनी जो कुव्वत है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए और IMF जिसके हवाले से हम ये मुसलसल बात करते रहे हैं, IMF के हवाले से मुसलसल हम ये बात करते रहे हैं, तो जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आप ये सवाल क्यों कहते हैं कि IMF के पास हम क्यों जाएं, जबकि आपको मालूम है कि भाई क्या इस मुल्क की इस वक्त माशी हालात है, तो IMF से पैसे क्यों लें? ये पूछा था शहबाज साहब ने बाकायदा जब वो अपोजिशन में थे कि ये 180 अरब रुपए IMF से लेने के लिए तरले कर रहे हैं। ये इस हाउस में खड़े होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहें कि आएं, ये हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये जनवरी में, इसी साल जनवरी के अंदर ये बयान है शहबाज साहब का। फिर उन्होंने ये PDM के जो प्लेटफॉर्म से जब वो थे ना, तो कंटेनर से उन्होंने ऐलान किया था कि मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर मैं नाकाम हुआ। ऐसी बातें नाम बदलने की शहबाज साहब पहले भी करते रहे, फिर वो दावे पूरे नहीं कर सके, फिर उन पर तनकीद हुई, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने यही दावा कर दिया कि अब नाकाम हुआ तो मेरे नाम बदल देना। और नाम की जो चॉइस है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे कि 6 महीने में अगर हमने मिलकर सबने मईशत को दिन रात मेहनत करके पांव पे खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, फिर इमरान नियाजी रख देना, इमरान नियाजी रख देना, इमरान नियाजी रख देना। ये नाम की चॉइस बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे इस पे हंसी आ सकती है। और क्या देखिए, उन्होंने मुश्किल आसान कर दी है। पहले उन्होंने नारा लगाया था 2013 में कि 6 महीने के अंदर हम लोड शेडिंग अगर खत्म ना कर दी तो मेरा नाम तब्दील कर देना। हाँ। तो हर कोई अपनी मर्जी से नाम रखता था। अब ये है कि उन्होंने ये मुश्किल आसान कर दी है कि अगर मैं
जो कामयाब नहीं हुआ तो मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना, वो ज़ाहिर है फिर वो अब ये खान साहब से पूछना पड़ेगा कि क्या वो अपना नाम उधार या वैसे देना पसंद करेंगे मोहतरम के? नहीं तो 65 दिन से हो गए ने, इनका नाम उन्होंने रखा हुआ है, कुछ आपको पता है आजकल वो हम नहीं नाम वो इस्तेमाल करते। लेकिन असल सवाल जो है चौधरी साहब आपके पास खबर है, आप जो है ना वो अद्धी कच्ची पक्की खबर देंगे हो, पक्की पक्की खबर दसो कि मुल्क नू इस मुश्किल से निकालने के लिए आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं, माहौल कब बन रहा है? क्योंकि आप अच्छी खबरें थोड़ी आपने बताई हैं लेकिन वो पूरी खबर नहीं बता रहे। इसी साल कब चौधरी साहब, क्या कहा इस साल कब? अब ये मैं थोड़ी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ या यानी कोई हुकूमत हूँ या इमरान खान हूँ या पिंडी की। सर नवंबर से पहले, नवंबर के बाद नहीं, ये अभी जुलाई के आते आते ये ऐलान हो जाएगा। मेरा ख्याल अक्टूबर का जो है सुन रहे। अच्छा, अक्टूबर के करीब करीब आप समझ रहे हैं कि ये हो रहा है। अच्छा वैसे इसके बगैर चारा नहीं। अच्छा वैसे चौधरी साहब लाहौर में आप बैठे हैं, अब लाहौर का जो माहौल बन रहा है उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रही कि अब 2 सेशन चल रहे हैं वहाँ पे, कल की लड़ाई चल रही है, तो उसका कोई हल कोई है आपकी नज़र में? या लाहौर से क्या खबर आ रही है? अंदाज़ा लगाएं सारे जो है वो, मेरा मतलब है इसको एक स्पीकर को मुअत्तल किया जा रहा है, असम्बली हॉल मौजूद है, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, उसको छोड़ के एक और जगह इजलास हो रहा है और वहाँ आप भाई असल में इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं कि ये अगर बजट जो है ना वहाँ मुश्तरका हाउस में पेश करते, वहाँ इनको डिफीट हो जाना था। बजट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है नहीं है, तो जब आप डिफीट हो जाएं तो आपको तो घर भेजना होता है ना। बजट के अंदर इसका है इज एज गुड और एज बैड एज नो कॉन्फिडेंस, तो वो इसलिए इन्होंने सारा चक्कर चलाया हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इस तरह काम नहीं चल रहा। मैं आपको कह रहा इरप्शन जो है ये किसी वक्त भी लावा फटने वाला है और अभी थोड़ी देर में आपको इमरान खान जो है वो बता रहे हैं कि महंगाई के बारे में उन्होंने क्या लाया अमल कौम को दे रहे अगले कपल ऑफ मिनट्स के बाद। ही इज कमिंग ऑन। चले चौधरी साहब फिर अब चूंकि खान साहब थोड़ी देर बाद वो बयान भी देने वाले हैं, तो प्रोग्राम का मेरा वक्त आज यहीं तक है, मुकम्मल हो गया। आप लोगों से हम इजाजत लेंगे, मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।